नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और बेहतरीन काम कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कंपनी का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, और फिर हम देख रहे थे ब्रिटिश क्राउन का शासन, जो कि हम लोग भारत परिषद अधिनियम 1861 देखने वाले थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये हम लोग YCT के NCERT सार से हम लोग ये देख रहे हैं। अब भारत परिषद अधिनियम 1861 से वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। अध्यादेश जारी करने की शक्ति मतलब अब ये अपने द्वारा खुद ही नियम जारी कर सकता था, जिससे कि ब्रिटिश क्राउन ने सोचा कि कार्यों में तेजी होगी, क्योंकि अगर अभी कोई नियम बनाना है भारत के ऊपर, ठीक है, तो वायसराय पहले किसको बताया गया? राज्य सचिव को। फिर राज्य सचिव यही बात रखेगा ब्रिटिश संसद में, तो फिर वहाँ से आएगा। लेकिन अगर अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे देते हैं तो यह सीधे देखता अगर किस नियम की आवश्यकता है जो भी, तो वह अपने द्वारा खुद नियम जारी कर सकता था अध्यादेश बना के, ठीक है। अब देखो, वहाँ तक थी केंद्रीकरण। अब फिर कई बार होता है कि भारत में बहुत सारे लोग, भारत में इस बात का विरोध होने लगा था कि ब्रिटिश क्राउन कहता था कि हम भारत में जो हम शासन कर रहे हैं वो भारत की अच्छाई के लिए कर रहे हैं, अर्थात भारत को हम अच्छा बनाना चाह रहे हैं। आप लोग बहुत ही गरीब या फिर जो भी सो कॉल्ड चीज़ें वो कहा करते थे, तो उसके लिए कह रहे थे। तो भारतीय कहते थे अगर आप हमारे लिए शासन कर रहे हैं लेकिन हमारा प्रतिनिधित्व ही नहीं, या फिर हम उसमें कुछ कर भी तो नहीं सक रहे हैं, कर भी नहीं पा रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है। तो इसकी शुरुआत होती है भारत परिषद अधिनियम 1892 से। अब इसमें सबसे पहले होता है कि केंद्रीय विधान परिषद में क्या होता है, भारतीय सदस्यों को जो बजट आता था, वार्षिक बजट, उस पर बहस करने का अवसर दिया गया, और उस पर भी प्रश्न भी पूछ सकते थे, लेकिन पूरक प्रश्न और मतदान नहीं कर सकते हैं। मतदान का मतलब होता है जब बजट पेश किया जाता है तो उसके कई हिस्सों पर मतदान होता है कि अगर इस पर जो राशि मांगी जाए, मान लो अगर बात करते हैं कि अगर रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, रोड की, तो अगर रोड के लिए मान लेते हैं हम कि 1 लाख करोड़ रुपए मांगे गए हैं, सॉरी उस टाइम तो 1 लाख करोड़ इतना बहुत ज़्यादा अमाउंट था, मान लेते 1 लाख रुपए मांगा गया, तो 1 लाख रुपए रोड कंस्ट्रक्शन के लिए जायज़ है या नहीं है, तो उस पर मतदान होता था। तो मतदान करने का अधिकार भारतीयों को नहीं दिया गया, लेकिन आप क्या था, प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप 1 लाख रुपए जो है इसको आप किस तरह से खर्च करेंगे, या फिर रोड का निर्माण कहाँ पर होगा। और लेकिन अगर आप वो उधर से कोई जवाब आता है तो आप उसका पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है। अब फिर इन्हीं सब चीज़ों को सुधारने के लिए आता है भारत परिषद अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जिसे कहा गया था। भारत परिषद अधिनियम 1861 में अभी हम देख रहे थे अध्यादेश जारी करने की शक्ति देगी, जिससे क्या होगा, नियमों को बनाने में तेजी आएगी। फिर विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है 1892 से। विकेंद्रीकरण की शुरुआत क्यों की गई? क्योंकि अब भारतीयों द्वारा इसका विरोध होने लगा था कि ब्रिटिश क्राउन तो कहता था कि हम भारत पर शासन भारत का उद्धार करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी पर कुछ करने के लिए कर रहे हैं, ना तो आप उससे कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है, ना तो आप उसकी राय ले रहे हैं, ना तो आप उसमें उसका प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। तो अब धीरे धीरे इस बात को लेकर ब्रिटिश क्राउन समझ चुका था कि अब विरोध बढ़ रहे हैं, तो वो धीरे धीरे लॉलीपॉप की तरह एक एक चीज़ों पर काम कर रहा था। जैसे उसने क्या किया कि अब केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया, लेकिन उस पर क्या था, पूरक प्रश्न आप नहीं पूछ सकते थे और मतदान नहीं कर सकते थे। मतदान का मतलब यह है कि जब बजट प्रस्तुत होता है तो उसके कई भाग होते हैं, उस पर मतदान होता है कि जो ये बजट पर मांग की जा रही, जैसे मान लो रोड का निर्माण करना है, उसके लिए 1 लाख रुपए मांग रही ब्रिटिश, तो अगर जो विधान परिषद है, विधान परिषद ये देखती थी कि ये जो मांग है ये जायज़ है कि नहीं है, ठीक है, तो इस पर क्या होता है, मतदान होते हैं। तो मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया, और पूरक प्रश्न भी पूछने का इसका अधिकार नहीं दिया गया। सिर्फ आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप ये रोड कहाँ बनाएंगे, इतना कैसे खर्चा करेंगे। अगर आपके पास उसके बाद दूसरा कोई प्रश्न आता है तो आप उस पर पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। फिर आता है मार्ले सुधार अधिनियम, जिसको कहते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909। अब मार्ले कौन थे? मार्ले थे भारत के राज्य सचिव,
राज्य सचिव थे। और मिंटो कौन थे? मिंटो थे भारत में वायसराय थे। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? अब ये लोग देखो, फूट डालो राज करो की नीति को दोबारा से शुरू हो गए फिर से। ये पृथक निर्वाचन अब शुरू करते हैं। पहले ये लाते हैं सिर्फ मुस्लिमों के लिए, ट्राई करते हैं, देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। ये पृथक निर्वाचन के तहत मुस्लिमों के लिए क्या करते हैं? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान करते हैं। और अब इसमें क्या होता है? इसका मतलब ये था कि अगर एक एरिया ये है, ठीक है, यहाँ पे मुस्लिम होंगे, हिंदू होंगे, बहुत सारी जातियाँ होंगी, तो अगर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा है यहाँ पे, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है, तो अब उसमें क्या होगा कि सिर्फ वोट भी मुस्लिम दे सकते हैं। ये गलत है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी अन्य भी जातियाँ हैं, धर्म हैं। फिर आता है भारत शासन अधिनियम 1919। अब इसमें क्या करते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जिसको कहते हैं। मॉन्टेग्यू फिर से राज सचिव कहाँ पर? ब्रिटिश संसद में, भारत के। और चेम्सफोर्ड कौन है? भारत में वायसराय हैं। ठीक है। अब ये लोग केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ करते हैं और प्रांतों में द्वैध शासन शुरू करते हैं। और फिर क्या करते हैं? विषयों को दो भागों, आरक्षित और हस्तांतरित में बांट देते हैं। आरक्षित में इन लोगों ने वो विषय रखे थे जहाँ से रेवेन्यू होता है, जैसे लगान है, कर है इत्यादि। और हस्तांतरित में क्या किया था? शिक्षा, विकास, ये जो भी कार्य थे इनको इन लोगों ने क्या किया? हस्तांतरित में कर दिया। अब फिर इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें करते हैं लोग कि केंद्र में संघात्मक सरकार की स्थापना करते हैं और फिर प्रांत में द्वैध शासन की समाप्त कर देते हैं। अब कहाँ द्वैध शासन शुरू होगा? केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कर देते हैं। और केंद्रीय बैंक और संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की जाती है। ये इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। और केंद्रीय बैंक हमारा आरबीआई हो जाता है आज़ादी के बाद, और संघीय न्यायालय हो जाता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। और इसी के तहत देखो, अब बर्मा को भारत से अलग कर दिया। ये एक और दर्द, अखंड भारत और सिंध एवं उड़ीसा नामक नए प्रांतों का निर्माण किया गया। अब होता है क्या कि थोड़े समय बाद ब्रिटिशर्स को ये लग जाता है कि अब भारत में शासन कर पाना मुश्किल नहीं है, जिसके लिए वो बहुत सारे प्रयास करता है। किप्स मिशन, साइमन कमीशन आयोग, ये बहुत सारे आते हैं कि समझाते हैं, लेकिन ना हो नहीं पाता है। अब फिर अंत में वो हार के क्या करते हैं? कैबिनेट मिशन भेजते हैं 1946 में। ये क्या होता है? ये कहता है कि आप लोग एक संविधान सभा का निर्माण कर सकते हैं और आप अपने लिए नियम बना सकते हैं, जिसको जिसको मतलब उस टाइम पे क्या करते हैं लोग? एक तरह से भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात करते हैं, लेकिन भारत पूरी तरह से नकार देता है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप भारतीय संविधान सभा का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। और प्रिंसली स्टेट जो भी हैं, प्रिंसली स्टेट है, अगर उनको स्वतंत्र रहना है स्वतंत्र रह सकते हैं, अगर किसी के साथ मिलना है मिल सकते हैं। और क्या करते हैं लोग? पहले तो ये लोग दो राष्ट्र की मांग, जो कि किसकी थी? जिन्ना की, वो नकार देते हैं, लेकिन अंत में दो राष्ट्र निर्माण हो जाते हैं। ये सब थी ब्रिटिशर्स की चाल। ठीक है। चलिए देखते हैं। संविधान सभा का गठन होता है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा, और इसमें कितने सदस्य कुल होते हैं? 389, जिसमें ब्रिटिश भारत से 296 थे और देशी रियासत से 93 थे। और सदस्य किसके? संविधान सभा के कितने महिला सदस्य थे? 15। संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उपाध्यक्ष होते हैं HC मुखर्जी, और संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। अब हम देखते हैं कि हमारे संविधान में एक प्रस्तावना है, ठीक है, जिसको उद्देशिका भी कहते हैं। ये क्या है? ये उद्देश्य प्रस्ताव का ही विस्तृत रूप है, जिसको जवाहरलाल नेहरू द्वारा
13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। हम देख सकते हैं 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक है, ठीक है। और उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है 13 दिसंबर 1946 को। क्यों? इसको इसलिए जल्दबाजी की गई लाने में, क्योंकि पता तो होना चाहिए भाई हमको काम किस दिशा में करना है। जो संविधान सभा है इसको संविधान का निर्माण करना है, लेकिन उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसी के लिए आता है उद्देश्य प्रस्ताव। और 13 दिसंबर को आता है, फिर 22 जनवरी 1947 को यह पास हो जाता है। और फिर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। और इस दिन एक स्पेशल और होता है कि यूपी का स्थापना दिवस भी है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, आगे हम देखेंगे अगली वीडियो में। और अगर आपको कुछ अन्य टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी।